नमस्कार। कभी सोचा है कि शब्द क्या कर सकते हैं? देखिए, शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे हथियार बन सकते हैं, साम्राज्य खड़े कर सकते हैं और तो और एक पूरी सभ्यता की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज यानी बौद्धिक विरासत को फिर से लिख सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म? सुनने में शायद ये एक मामूली सा फर्क लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इन दो शब्दों के बीच का जो अंतर है वही हमारी आज की कहानी की चाबी है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है हिंदू धर्म। ये जो धर्म या इज्म शब्द है ना, ये किसी एक सिंगल बिलीफ सिस्टम की तरफ इशारा करता है। ये एक ऐसा शब्द था जिसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया था। दूसरी तरफ है सनातन धर्म। इसका मतलब है शाश्वत मार्ग या द इटर्नल वे। ये कोई बाहरी लेबल नहीं है, ये एक अंदरूनी सोच है। ये भारत की हजारों साल पुरानी अलग अलग ज्ञान प्रणालियों का एक मिलाजुला रूप है। तो एक शब्द है क्लास करने के लिए और दूसरा है ज्ञान का एक पूरा महासागर। तो आज के इस सफर में हम कहां से गुजरेंगे? हम शुरुआत करेंगे शब्दों के इसी सवाल से, फिर देखेंगे भारत की भूली बिसरी ज्ञान प्रणालियों को, उसके बाद समझेंगे उस औपनिवेशिक ब्लूप्रिंट को और देखेंगे कि उसकी विरासत में हमें क्या मिला, और आखिर में हम पुनरुद्धार के रास्ते पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जो अंग्रेजों के आने से पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और शिक्षा का नजारा आज से बिल्कुल अलग था। उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो किसी एक सेंटर से नहीं चलती थी, वो पूरे देश में फैली हुई थी, डिसेंट्रलाइज थी। ज्ञान अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बहता था और उसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों से बहुत गहराई से जुड़ी थी। और सीखने की जगहें भी कितनी अलग अलग तरह की थीं। गुरुकुल थे, जहां छात्र गुरु के साथ रहकर वेदों से लेकर गणित तक सब कुछ सीखते थे। गांवों में अपनी पाठशालाएं थीं, जो लोकल भाषा में पढ़ाती थीं। मदरसे थे, जो सिर्फ धर्म की ही नहीं बल्कि विज्ञान और चिकित्सा की भी पढ़ाई के बड़े केंद्र थे। और हाँ, नालंदा और तक्षशिला जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज तो थीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यहां सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती थी। आयुर्वेद और सिद्ध जैसे मेडिकल सिस्टम्स, वैदिक गणित जिसमें जीरो और अलजेब्रा जैसे कॉन्सेप्ट्स थे, और तो और खगोल विज्ञान में ग्रहों की चाल के सटीक मॉडल तक बनाए गए थे। ये सब भारत की एडवांस नॉलेज ट्रेडिशन का हिस्सा था। ये एक होलिस्टिक अप्रोच थी, जहां विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने एक नई एजुकेशन स्ट्रैटेजी लागू की, जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये दो तारीखें बहुत अहम हैं। 1835, जब लॉर्ड मैकॉले ने अपना मशहूर मिनट ऑन एजुकेशन पेश किया, और उसके ठीक 2 साल बाद 1837 में फारसी की जगह अंग्रेजी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत के अतीत से उसका नाता ही तोड़ दिया। मैकॉले की ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को साफ कर देती है। इस एक वाक्य में भारतीय ज्ञान के लिए कितना गहरा तिरस्कार था, और यही सोच उन सभी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी। तो यहां यह समझना जरूरी है कि मकसद सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं था। नहीं, असली खेल कुछ और ही था। मैकॉले का असली लक्ष्य एक ऐसी क्लास तैयार करना था जो खून और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन सोच, पसंद और समझ में पूरी तरह से अंग्रेज। ये लोग शासकों और आम जनता के बीच एक पुल का काम करते, जो ब्रिटिश राज के वफादार होते। इन नीतियों का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाला था। भारतीय समाज और उसकी पहचान पर जो असर पड़ा, चलिए अब जरा उसे समझते हैं। इसका असर 3 लेवल पे हुआ। पहला, कल्चरल एलियनेशन यानी सांस्कृतिक अलगाव। भारतीयों में अपनी ही विरासत को लेकर एक हीन भावना, एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगा। दूसरा, इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट। जब अंग्रेजी भाषा बनी तो संस्कृत और फारसी के विद्वानों का मान, सम्मान और रोजगार सब छिन गया। इससे ज्ञान की जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी वो टूट गई। और तीसरा, सोशल डिवीजन। समाज बंट गया। अंग्रेजी जानने वाले एक नई एलीट क्लास बन गए और बाकी लोग पीछे छूट। इससे साफ पता चलता है कि कैसे भारत के स्थापित विज्ञानों को किनारे कर दिया गया। आयुर्वेद, जो हजारों साल से एक एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम था, उसे अनसाइंटिफिक का ठप्पा लगा दिया गया। वैदिक गणित की जगह ब्रिटिश गणितीय मॉडल आ गए और भारतीय खगोल विज्ञान को बस पौराणिक कथा कहकर खारिज कर दिया गया। देखिए, भारत की जो परंपरा थी उसमें विज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा था।
लेकिन ये जो नया पश्चिमी सिस्टम आया, इसने ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में बंद कर दिया, उसे टुकड़ों में बांट दिया। ये भारत की उस होलिस्टिक सोच पर एक सीधा हमला था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। आज शिक्षा को इस औपनिवेशिक प्रभाव से आजाद कराने और इन खोई हुई ज्ञान प्रणालियों को फिर से खोजने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि आज पूरे भारत में अपनी ज्ञान प्रणालियों को, जिन्हें अब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स या IKS कहा जाता है, उन्हें फिर से जिंदा करने और आज की शिक्षा का हिस्सा बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, जमीन पर काम हो रहा है। भारत की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो साफ तौर पर IKS को बढ़ावा देती है। IIT जैसे टॉप संस्थान अपने सिलेबस में आयुर्वेद और वैदिक गणित को शामिल कर रहे हैं, और AI जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है ताकि वो पूरी दुनिया तक पहुंच सके। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, जो इस पूरी बहस की जड़ में है। क्या अंग्रेजी भाषा, जो कभी हम पर राज करने का एक जरिया थी, आज उसी खोई हुई विरासत को वापस पाने और उसे दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है ना? और ये हमें हमारी पहचान और ज्ञान की जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।